हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आप इस लेक्चर से कुछ नया ज़रूर सीखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्रेंड्स लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। कल फ्रेंड्स हमने वैदिक काल के बारे में डिस्कस किया था, बट फ्रेंड्स कल वैदिक काल उसमें पूरा नहीं हो पाया था। आज हम ऋग वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की, वहाँ की पॉलिटी सिस्टम वहाँ का कैसा था। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द कुला, जिसको फैमिली कहते थे, परिवार, वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वहाँ के कुल था वो सोशल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का बेस था, आधार था। एबव द कुल व द ग्राम, और कुल के जो मुखिया था उसको कुलप कहते थे। उसी तरीके से कुल व द ग्राम, कुला वर द ग्रामा, द विस एंड द जन एंड द राष्ट्र। और इसी हिसाब से कुल से ग्राम, ग्राम से विस और विस से जन बनते थे और जन से ही राष्ट्र का निर्माण होता था। अ ग्रुप ऑफ कुला फॉर्म अ ग्राम द विलेज। देखिए फ्रेंड्स, कुल जो कि एक परिवार होता था उसके मुखिया को कुलप कहते थे, और फिर कुल से ही क्या बनता था, ग्राम बनता था, जिसके मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। और ग्राम से क्या विस बनता था, जिसके मुखिया को विषयपति कहते थे। और विस से क्या बनता थे, जन बनते थे, जिसके मुखिया को जनपति भी कहते थे। और इसी प्रकार एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता था, और राष्ट्र का जो मुखिया होता था इस समय कौन है, वो राजा होता था। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, वो कुल थी, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, वो राष्ट्र थी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कुल, और इसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलप कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विस का मुखिया विषयपति, और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था फ्रेंड्स, किंग होता था। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट वॉज द पैट्रियार्कल नेचर। तो जो इस समय ऋग वैदिक काल की जो गवर्नमेंट थी, या फिर हम कहें जो राज व्यवस्था चल रही थी, वो पितृसत्तात्मक थी, या फिर कहें कि मैन पावरफुल थे जो रूल कर रहे थे। मोनार्की वॉज नॉर्मल, यहाँ पर राजतंत्र शाही थी, राजा रूल कर रहा था। बट नॉन मोनार्कल पॉलिटिकल वर ऑल्सो देयर। साथ ही साथ यहाँ पे गैर राजतंत्र व्यवस्था भी थी और राजतंत्र, दोनों व्यवस्था देखने को मिलती है यहाँ पे ऋग वैदिक काल में। साथ ही फ्रेंड्स वेरी लिटिल इज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ द किंग, परंतु अभी कुछ ज़्यादा साक्ष्य इसके मतलब वेरी लिटिल नोन अबाउट मिनिस्ट्री। अभी हमको इस काल के बारे में जो मिनिस्ट्री राज व्यवस्था थी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु जितनी जानकारी उस बेस पे कहा जाता है कि जो किंग था वो सुप्रीम था, सबसे ऊपर किंग होता था। द पुरोहित या फिर डोमेस्टिक पुजारी, जिसको जो पुरोहित वर्ग था, या जो पुरोहित था, जो उनके घरेलू पुजारी था, वॉज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल, वो सुप्रीम रैंक में था। राजा के बाद राजा के बाद उसी की रैंक थी जो कि सुप्रीम थी। तो कौन था, वो पुरोहित था। ही वॉज द किंग प्रिसेप्टर फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड। तो वो किंग का मित्र, दोस्त, जो उसको रास्ता दिखाए, फिलोसफर दार्शनिक, और मार्गदर्शक जो था राजा का, वो पुरोहित था। इम्पॉर्टेंट रॉयल फैमिली वर सेनानी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो सेना थी उसके मुखिया को, आर्मी चीफ को सेनानी कहते थे। एंड ग्रामिनी
हेड ऑफ विलेज, जो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रामिणी के हेड को क्या कहते थे, जो विलेज हेड का जो विलेज का जो हेड था उसको ग्रामिणी कहते थे, और जो सेना का मुख्य होता था उसको सेनानी कहते थे। तो सेना से याद रखिएगा, सेना का मुख्य सेनानी कहलाता है और ग्राम का मुखिया ग्रामिणी कहलाता है। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा कि राज व्यवस्था कैसी है, तो वो राज की जो व्यवस्था है वो सेंट्रल में है, राजा ही सुप्रीम होता था। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ का जो पद था वो वंशानुगत था, या फिर क्या है पितृसत्तात्मक, हाँ मातृसत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक वहाँ का समाज देखने को मिलता है। आर्मी कंसिस्ट ऑफ फुट सोल्जर्स एंड चैरियटर वुड स्टोन बोन मेटल। तो हमारे ऋग वैदिक काल की जो भी आर्मी थी उसके जो सेना थे उसमें रथ पैदल सेना के साथ साथ घुड़सवार भी देखने को मिलते हैं। वुड लकड़ी के, स्टोन पत्थर, बोन हड्डियों के, मेटल वर यूज इन। तो देखिए वेपन में ये लोग किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे, पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे, बोन हड्डियों के भी टूल्स का इस्तेमाल, वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, और मेटल्स के भी औजारों का, वेपन्स अपने युद्ध में लड़ने के लिए जो औजार बनाते थे वो इन चीज़ों से बनाते थे ऋग वैदिक काल में। द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज, जो किंग था वो कुछ धार्मिक कार्य भी करते थे, उसको धार्मिक अनुष्ठान या उसके धार्मिक कर्तव्य भी थे कुछ। ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड मोरल रूल्स। तो वो सारे अधिकार, ऑर्डर और मोरल रूल्स को राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में हेल्पफुल था राजा। ऋग्वेद द स्पीक ऑफ असेंबली सच एज सभा और समिति। तो ऋग्वैदिक काल में दो समितियों का, असेंबली परिषदों का उल्लेख मिलता है, जो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट सभा और समिति, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट थी। सभा क्या था, इसमें कुछ विद्वान लोगों का समूह ही भाग लेता था, अर्थात ये श्रेष्ठ समिति थी। और समिति में क्या होता था, इसमें सभी लोग भाग लेते थे। ये आज के मॉडर्न तरीके में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा का रूप है। सभा क्या हो गई, ये राज्यसभा कहलाएगी क्योंकि इसमें कुछ विद्वान लोग समूह लेते हैं, अर्थात जैसे हम देखते हैं कि उसमें स्टेट से सिलेक्टेड मेंबर ही जाते हैं सभा में, और समिति में सभी भाग लेते हैं। तो ये एक लोकसभा का रूप हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। और तीसरी थी विधि थी, इसका उल्लेख भी हमको ऋग्वैदिक काल में कई बार मिलता है, 122 बार उल्लेख विदित का मिलता है। और चौथी है गण ये आम सभा थी। तो फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल में 4 असेंबलीज का एग्जाम्पल मिलता है, सभा, समिति, विदित और गणा ये आम सभा थी, इसमें सभी लोग, आम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। द 2 सभा एंड समिति वर इम्पॉर्टेंट असेंबली। तो ये जो दोनों थी, सभा और समिति, ये फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट समिति थी, क्योंकि इनको इम्पॉर्टेंट समिति साथ ही साथ ये डॉटर ऑफ प्रजापति, इनको सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियों भी कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि प्रजापति की पुत्रियों का इनको उदाहरण प्राप्त है अधिकार। अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था फ्रेंड्स। तो समाज में इनकी कौन कौन सी व्यवस्था थी वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। ऋग्वैदिक सोसाइटी हैज़ 4 वर्ण। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में 4 धर्म थे, 4 वर्ण सिस्टम थे, अर्थात जाति व्यवस्था, वर्ण का अर्थात यहाँ पे जाति धर्म से लिया गया है। पहली थी ब्राह्मण, दूसरी थी क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो फ्रेंड्स हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्ग था, इसका उदय ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। क्षत्रिय, इसका उदय ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ था। वैश्य, इसका उदय ब्रह्मा जी के उदर से हुआ था, अर्थात पेट से हुआ था।
और शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के पैरों से माना जाता है। तो फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल में चारों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था सोसाइटी का वो किस पे बेस्ड था, वो प्रोफेशंस और इंडिविजुअल्स के बेस था। अर्थात यहाँ पे कोई जाति व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते। जाति व्यवस्था कर्म मूलक थी, जन्म के आधार पे यहाँ पे नहीं ऐसा देखने को मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार जो काम करेगा उसी की वो जाति हो जाएगी। यहाँ पे जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे दीज वोकेशन वर फॉलोड बाय पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो जो यहाँ पे लोग पेशा या जो वोकेशंस जो व्यापार कर रहे हैं या पर्सन्स अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता और अपनी पसंद के अनुसार कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन हैड नॉट बिकेम हेरिडिटरी एज दे लेटर बिकम ऑन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी पसंद और अपनी योग्यता अर्थात जो वो काम करने में योग्य, अर्थात वो धातु के काम करने में योग्य है तो वो लोहार, या फिर बाल काटने के लिए योग्य है तो वो नाई, वो अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार अपने काम को अपना सकता था। और जो ऑक्यूपेशन था उसमें क्या था, वो हेरिडिटी नहीं थी, वही वंशानुगत नहीं था कि जो उनके पिताजी का जो वंश होगा या जो उनके पिताजी की जो वर्ण था वो ऐसा उनके पुत्र का होगा, ऐसा नहीं था। इसमें एक जगह फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता गृहिणी है, अर्थात वो चक्की पीसती। तो फ्रेंड्स देखिए यहीं से ही इस बात को सच होने के साक्ष्य मिलते हैं कि हेरिडिटरी नहीं थी। वो कहता है मैं स्वयं कवि हूँ, अर्थात मैं गायक हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, अर्थात उन्होंने दूसरा पेशा अपनाया हुआ है तो वो चिकित्सक हैं, और मेरी माता गृहिणी है, अर्थात वो लिखा है कि वो चक्की पीसती हैं, तो अर्थात वो घर के काम करती हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे और क्या है, इस व्यवस्था में चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट वॉग्यू। तो यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल में कि चाइल्ड मैरिज अर्थात क्या बोलते हैं इसको, चाइल्ड मैरिज, हाँ, बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए इनकी समाज में बाल विवाह जैसे कर्मकांड नहीं देखने को मिलते हैं। अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे देखिए विधवा विवाह था और बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है। जो अ वुमेन, एक औरत जिसका पति की मृत्यु हो चुकी है वो अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। इसको नियोग प्रथा फ्रेंड्स कहते हैं। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, नियोग प्रथा। ऐसे फ्रेंड्स पूछा जाए नियोग प्रथा क्या होती है तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जिस महिला का पति की मृत्यु हो चुकी हो वो उस अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर ले तो उसको नियोग प्रथा कहते हैं। द फादर प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय सन, तो जो पिता की जो संपत्ति थी वो पुत्र को मिलती थी। यहाँ पे सीधे जो भी पिता की संपत्ति थी उस पे उनके पुत्र का अधिकार होता था। द मीट ऑफ फिश बर्ड एंड एनिमल वॉज ईटेन, तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में हमको क्या देखने को मिलता है, फिश, बर्ड्स और एनिमल्स का ये लोग सेवन करते थे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी, जन्म मूलक नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्था थी वो कर्म मूलक थी, जन्म मूलक नहीं थी। यहाँ पे विधवा विवाह था, बाल विवाह यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि बाल विवाह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं परंतु विधवा विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर्दा प्रथा भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो पर्दा प्रथा भी यहाँ पे नहीं थी, इनका समाज काफ़ी अच्छा था। पुनर्विवाह देखने को मिलता है, विधवा विवाह देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इनके समाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अघन्या। तो काउ इनकी बहुत ही, जो गाय को ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे, गाय को ये लोग अघन्या कहते थे, अर्थात जिसे मारा ना जा सके। गाय इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था, गाय को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, इसको अघन्या कहते थे, अर्थात नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा ना जा सके। ऋग्वेद प्रिस्क्राइब पेनल्टी ऑफ डेथ। तो ऋग्वेद कहता है कि जो व्यक्ति गाय की हत्या करेगा उसको पेनल्टी के रूप में डेथ, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, या फिर उसका देश से बाहर निकाल सकते हैं। जिसने भी गाय को मारा या उसको हानि पहुंचाई होगी गाय को, तो उसके दो सीधे सीधे उसको मृत्युदंड भी दे सकते थे, या फिर उसको राज्य से निष्कासित भी कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये गाय की हत्या करने का दंड था, ऋग्वैदिक काल में ऐसा बोला गया है। अल्कोहलिक ड्रिंक, ये लोग अल्कोहल ड्रिंक्स भी करते थे। सुरा और सोमा, इनकी दो ड्रिंक्स थी, सुरा और सोम, सुर और सोम। आर्यन वर प्राइमरली एग्रीकल्चर एंड, तो जो आर्यंस थे वो एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और पशुओं को ही अपनी संपत्ति समझते थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि आर्यंस लोग कृषि करते थे, पशुओं का पालन करते थे, सुरा और सोम का सेवन करते थे, और इनकी गाय एक महत्वपूर्ण पशु था। इसको मारने के लिए मृत्यु और जेल से बाहर निकालने जैसी सजा का प्रावधान था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। During the Rigvedic time, the god worshipped were generally personified the power of nature. It was believed that the divine power were capable. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ऋग्वैदिक काल था, यहाँ पे गॉड वर्शिप, ईश्वर को महत्व देना, ईश्वर की महत्वता बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। वो ईश्वर को एक पनिशेबल सोचते थे कि ईश्वर उनको दंड भी दे सकता है, साथ ही साथ फायर, अग्नि, और अग्नि को मनुष्य, मानव और गॉड के, ईश्वर के बीच का मध्यस्थता मानी जाती है अग्नि को। देयर वाज अ मेनली, ऋग्वैदिक काल में 33 प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से। इनको 3 भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल, अर्थात पृथ्वीवासी। तो ऋग्वैदिक काल के पहले देवता को जो बांटा गया है वो टेरेस्ट्रियल थे, पृथ्वीवासी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती। तो ये पृथ्वीवासी देवता के एग्जाम्पल हैं। पृथ्वी के लोग माता के रूप में मानते थे। और अग्नि 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। सोम, बृहस्पति, सोम सूर्य देवता, जो कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सूर्य देवता से समर्पित है। और साथ ही साथ बृहस्पति, ये यज्ञ रक्षक देवता कहलाते थे। और सरस्वती को पृथ्वीवासी देवताओं की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है फ्रेंड्स इंटरमीडिएट, अंतरिक्षवासी। अंतरिक्षवासी के कौन कौन से एग्जाम्पल है? इंद्र है, वायु है, जल है, रुद्र है। तो ये अंतरिक्षवासी के एग्जाम्पल है। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए इंद्रों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो फ्रेंड्स वो इंद्र है। इंद्र की यहाँ पे महत्ता बहुत बढ़ी हुई थी ऋग्वैदिक काल में, परंतु ये उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र की महत्ता घटने लगती है। तो अभी यहाँ पर इंद्र महत्व रखते हैं। वायु, जल और रुद्र। वायु, इंद्र वो वायु देवता को कहा गया। जल और रुद्र को ये लोग क्रोधी स्वभाव के देवता हो सकता है। ये लोग रुद्र अर्थात
शिव जी से यहाँ पे रिलेट करते हैं। सेलेस्ट्रियल आकाशवासी देवता थे। इसमें कौन कौन से थे? आकाश थे, वरुण थे, सूर्य थे, विष्णु, उषा और अदिति इनके एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, आकाश को ये लोग सर्वोत्तम प्राचीन देवता के रूप में आकाश को मानते हैं। आकाश को इन्होंने पिता के रूप में स्वीकार किया है कि आकाश उनके पिता हैं। वरुण और सूर्य, वरुण को ये लोग रत्स गोप्ता भी कहते हैं वरुण को। सूर्य हमारे जो कि नववा मंडल इन्हीं को समर्पित है, सूर्य देवता को। विष्णु और उषा को ये लोग ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसी को उषा या सबसे सुंदर देवी कहते हैं। अदिति, सभी देवताओं की माता थी अदिति। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम इनकी इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था क्या था इनके। इकोनॉमिक व्यवस्था में मनी एंड मार्केट्स वर नोन बट दे वर नॉट extensively used. Cow and gold ornaments of fixed value, work of media of exchange, coin were not known there. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या देखने को मिलता है कि जो इनकी इकोनॉमिक व्यवस्था में मनी और मार्केट्स पैसा जो मनी था, मुद्रा थी, और मार्केट नोन जाना जाता था, मतलब यहाँ पे विकास था बाजार और मुद्रा व्यवस्था का। बट दे वर नॉट एक्सटेंसिव यूज, बट ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। काऊ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स को उन्होंने कुछ फिक्स वैल्यू के रूप में निश्चित करा हुआ था। गायों को कि 2 गाय 3 गाय इतने मूल्य के बराबर है, और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स अर्थात सोने के जो जेवर थे उनको उन्होंने कुछ निश्चित मूल्य तय किया हुआ था। उसी को ये लोग मीडिया ऑफ एक्सचेंज के रूप में करते थे कि 2 गायों के बदले आप इतना सामान हमसे ले सकते हैं और इतनी ज्वेलरी के बदले आप ये सामान ले सकते हो। तो ये इनका मोड ऑफ एक्सचेंज था। काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉइन वर नॉट नोन देयर। यहाँ पे भी कॉइन्स का विकास नहीं हुआ या फिर कॉइन के साक्ष्य नहीं मिलते। इन्होंने कॉइन को यूज़ करना अभी स्टार्ट नहीं किया है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन गुड्स मेड इट अपेयर मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशन लाइक कारपेंटर। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशन कौन से थे। कारपेंटर स्मिथ था, टेनिस वेवर, पॉटर्स, ग्राइंडर। तो यहाँ पे देखिए स्मिथ मिलते हैं, टेनिस वेवर बुनकर, पॉटरी मेकर बर्तन बनाने वाला, ग्राइंडर चक्की ये ऐसे यहाँ पे प्रोफेशंस का डेवलपमेंट हुआ। द वैदिक पीपल वर प्रोबेबली नॉट फैमिलियर विद द, तो कह सकते हैं जो वैदिक पीपल था ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि ये किससे अनभिज्ञ थे। तो ये कैट और कैमल के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, अर्थात बिल्ली और ऊंट के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। टाइगर वॉज नॉट नोन बट द वाई, तो साथ ही साथ इनको टाइगर की भी जानकारी नहीं थी, बट वाइल्ड एनिमल लाइक लायन, परंतु इनको जंगली पशुओं की कुछ जानकारी थी, जैसे लायन, शेर, एलिफेंट, हाथी, बोर, जंगली सुअर आदि के बारे में इनको जानकारी थी, परंतु इनको बिल्ली और ऊंट के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा साक्ष्यों के आधार पे कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो गया। ऋग्वैदिक काल का जो बचा हुआ पोर्शन था हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ नया जरूर इस लेक्चर में मिला होगा, कुछ नए तथ्यों के बारे में आपने जाना होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। आई होप सो। चलिए फ्रेंड्स लेटर वैदिक एज के बारे में देखते हैं। लेटर वैदिक का जो टाइम पीरियड है इसको मैंने मेंशन करना भूल गई शायद। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 to 6000 BC है। वैदिक काल का लेटर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन सेटलमेंट कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्दर्न। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया कि लेटर वैदिक आते आते जो आर्यंस का सेटलमेंट था वो कहाँ की ओर बढ़ा, किधर बढ़ा, तो नॉर्दर्न इंडिया से होल इंडिया
की ओर, पहले क्या था जो आर्य आए थे तो उन्होंने कहा सप्तसैंधो सिंधु को अपने रहने का स्थान बनाया था, और फिर धीरे 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 वो इंडिया की ओर और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे इनकी पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी, इनका राज व्यवस्था कैसी थी। तो फ्रेंड्स द गवर्नमेंट मैकेनरी बिकम मोर इलेबरेट देन बिफोर। तो जो गवर्नमेंटल थी वो और उसका विस्तार हुआ, जो कि ऋग्वैदिक काल में जितना विकास था उससे और भी ज़्यादा यहाँ पे राज्य व्यवस्था इनको विकसित रूप में देखने को मिलती है। एज ए सीक्वेंस द ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द किंग, जो कि एक साथ ही साथ पावर की भी, किंग की भी पावर में ग्रोथ हुआ। तो लेटर ऋग्वैदिक से आते आते लेटर वैदिक में ये चेंजमेंट हुए, इनकी पावर में और बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ राज्य व्यवस्था का विस्तार हुआ। द पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स किंगडम वॉज एक्सेसिव थ्रू द सभा और समय। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रोल था वो और बढ़ गया सभा और समिति के द्वारा, जो किंगडम, जो उनकी महत्वपूर्ण समितियाँ थी। एज द ऋग्वेदा पीरियड विदता आई हैड कम्प्लीटेड दिस बाय नाउ। तो यहाँ पे क्या था, ऋग्वैदिक काल के टाइम पे विदत एक इम्पॉर्टेंट सभा थी, परंतु लेटर वैदिक काल के आते आते इसका समापन देखने को मिलता है, इसका अंत हो चुका था। सभा और समिति अभी भी अस्तित्व में थी। जुडिशरी ऑल्सो ग्रो, यहाँ पे देखिए न्याय व्यवस्था का विकास हुआ। द किंग प्लेड अ ग्रेट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल लॉ। तो जो राजा था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था एडमिनिस्ट्रेशन में। क्रिमिनल लॉ, जो भी कानून थे या जो भी क्रिमिनल लॉ थे उन पे सबसे सुप्रीम कौन था, तो जुडिशरी व्यवस्था को देखने वाला किंग था, अर्थात हम कह सकते हैं ये सबसे सुप्रीम किंग था, जो वो रिजल्ट देगा। इट्स मीन जो भी वो जुडिशरी, जो भी वो, सॉरी फ्रेंड्स वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, जो वो अपने आदेश देगा वही मान्य होता था। द किलिंग ऑफ एन एम्ब्रॉय, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से अपराध थे। तो एम्ब्रॉय भ्रूण हत्या को अपराध माना जाता था। होमिसाइड एंड मर्डर ऑफ ब्राह्मणों का जो मृत्यु या फिर जिन्होंने मर्डर जैसे काम किए, ब्राह्मण को मारा, तो उनके लिए अपराध था। इट अ पर्टिकुलर स्टेलिंग ऑफ गुड्स, या फिर किसी वस्तुओं का चोरी करना। ड्रिंकिंग ऑफ सुरा वर रिगार्डिंग द सीरियस क्राइम, तो यहाँ पे इनको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। भ्रूण हत्या, ब्राह्मण की हत्या, चोरी करना, ये सारे अपराध थे जिनकी सजा दी जाती थी बाय किंग। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे इनकी सोसाइटी, सामाजिक व्यवस्था कैसी है। द आर्यन एक्सपेंडेड टू द ईस्ट टू साउथ, तो जो आर्यन थे ईस्ट से साउथ की ओर इनका एक्सपेंडेशन हुआ, ये साउथ की ओर, दक्षिण की ओर बढ़े। ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज छत्री, जो छत्री थे उन्होंने क्या किया, कॉन्कर, युद्ध लड़े, जीते, टेरेस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एक प्रशासन के रूप में उभरे, जो कि फ्रेंड्स मैंने कल भी आपको बताया था कि छत्री वर्ग का कार्य था युद्ध लड़ना और प्रशासन करना। द रिमेन आर फॉर्म्ड अ सेपरेट क्लास नोन एज, और जो बचे हुए थे उनको वैश्य कहा गया। अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विश, और विश, जो वैश्य का विश वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पीपल, तो लोग अर्थात जन। तो ये वैश्य की विश का मीनिंग होता है, वैश्य शब्द में जो विश मिलता है उसकी मीनिंग है पीपल। द नॉन आर्यन फॉर्म द फोर्थ क्लास, और जो नॉन आर्यंस थे उनको इन्होंने फोर्थ क्लास में बांटा। चौथा क्लास उनका चौथा वर्ण कौन सा था, जो कि शूद्र था, इनको इन्होंने चौथे रूप में रखा। द हायर कास्टेड गुड मैरी विद द लोअर वन बट मैरी विद द शूद्रास वर्ण। तो यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, देखिए कि जो हायर, जो उच्च वर्ण का जो व्यक्ति था वो लोअर वन, जो निम्न वन की कन्या से वो विवाह कर सकता था, परंतु फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जो शूद्र थे, जो निम्न वर्ण के थे, उनको परमिशन नहीं थी कि वो उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि एक हायर कास्ट का बंदा लोअर कास्ट की गर्ल से शादी कर सकता है, बट जो शूद्रास थे, जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, उनको अपर क्लास की
गर्ल से शादी करने के लिए इजाज़त नहीं थी। द अर्लियर रेफरेंस ऑफ 4 आश्रम स्टेज ऑफ लाइफ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या देखने को मिलता है, 4 आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। द स्टेज ऑफ लाइफ, इसको क्या कहा गया है, एक स्टेज है लाइफ जीने के, जीवन के 4 आश्रम की व्यवस्था बताई गई है। इसका उल्लेख अगर हम कहें फ्रेंड्स कि सबसे पहले कहाँ से मिलता है आश्रम व्यवस्था का उल्लेख, तो वो जलोपनिषद से, ये फ्रेंड्स ये देखिए जलोपनिषद से इसके उल्लेख मिलता है। सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जालोपनिषद में मिलता है। आप देखेंगे फ्रेंड्स 4 वो आश्रम कौन से हैं, 4 आश्रम हैं, कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य है जो कि 1 से 25 साल तक को ब्रह्मचर्य कहते थे। गृहस्थ है दूसरा जो कि 25 से 50 साल तक की उम्र में गृहस्थ जीवन का वो यापन करता था। तीसरा है वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 साल तक वो वानप्रस्थ जीवन जीता था। चौथा है सन्यास जो कि 75 से 100 साल की उम्र के बीच वो सन्यासी जीवन जीता था। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसमें कि ब्रह्मचर्य के बारे में क्या क्या था। ब्रह्मचर्य जीवन, वो व्यक्ति 1 से 25 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य जीवन जीता था। ऐसे विद्यार्थी 25 वर्ष तक आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। 25 से 50, जब 25 साल तक पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश में मनुष्य जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि व्यक्ति देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पा सकता है, परंतु यहाँ पे मातृ ऋण से मुक्ति के कोई भी उपाय नहीं है। अर्थात आप मातृ ऋण से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आप देव ऋण से मुक्ति यज्ञ और हवन करके पा सकते हैं। गुरु ऋण से मुक्ति वेदों का अध्ययन और अध्यापन करके आप पा सकते हैं। साथ ही पितृ ऋण की मुक्ति आप संतान के रूप में पुत्र प्राप्त करके पा सकते हैं, परंतु फ्रेंड्स यहाँ पे मातृ ऋण से मुक्ति के कोई भी उपाय नहीं है, तो आप मातृ ऋण से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। वानप्रस्थ है फ्रेंड्स, 50 से 75 साल की उम्र में आप वानप्रस्थ जीवन जिएंगे। इसमें क्या है, अभी फ्रेंड्स गृहस्थ जीवन 50 है, उसके बाद वो सीधे वानप्रस्थ जंगलों में चला जाएगा, अर्थात भौतिक सुखों से मुक्ति पा जाएगा और वो वन की ओर धीरे धीरे अध्ययन की ओर बढ़ेगा, आध्यात्मिक की ओर, भगवान को, ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ेगा वो। फिर उसके बाद सन्यास, आखिरी में 75 साल के बाद वो सन्यास धारण कर लेगा, सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा। तो फ्रेंड्स हमने जाना आश्रमों को, आश्रम व्यवस्था के बारे में। 4 आश्रम व्यवस्था, इनका उल्लेख कहाँ से मिलता है, जलोपनिषद से। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाए आश्रमों के बारे में कि कितने प्रकार के आश्रम हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के, और इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वो है जलोपनिषद से इनके साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले बात करी गई है अगर आश्रमों में की, तो वो जलोपनिषद हैं, और 4 हैं। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसमें क्या क्या है। द स्टेज ऑफ वुमेन डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू देयर ब्राह्मणी एंड डॉटर सोर्स ऑफ मैन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था कि अभी जो वुमेन है, जो स्त्री है, उसकी दशा में गिरावट देखने को मिलती है, डिक्लाइन हो रही है। जो उसका स्टेटस था वुमेन का, वो देखने को डिक्लाइन देखने को, गिरावट देखने को मिलती है, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी दशा में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे कहा गया है द सोर्स ऑफ बट द सॉन्ग, यहाँ पे कहा गया है कि जो पुत्र है वो परिवार का रक्षक है, और पुत्री को इन्होंने दुख का कारण बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मैत्रेय संहिता देयर आर 3 एवल्स। तो मैत्राणी संहिता में कहा गया है कि स्त्री को 3 एवल्स में से एक बोला गया है। लिक्विड, शराब, जो कि 3 एवल्स बताए गए हैं। तो उनमें से देखिए पहला जो कि लिक्वर उन्होंने कहा है, और दूसरा है वुमेन, तीसरा है डाइस अर्थात जुआ। तो इन्होंने मैत्राणी संहिता में 3 बुराइयों में से एक स्त्री को भी माना है, अर्थात शराब
और वुमेन और डाइस खेल को इन्होंने ऐसे बोला है। वुमेन आर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि वुमेन को इजाज़त नहीं थी कि वो पॉलिटिकल असेंबलीज में पार्टिसिपेट करें। जो भी राजनीतिक असेंबली सभा होती थी उनमें परिषदों में वुमेन को जाने के अधिकार नहीं थे। परंतु फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के ऐसे अधिकार थे। यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार नहीं थे, शिक्षा के अधिकार यहाँ पे नहीं, परंतु यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे कि वानसनाई संहिता में कहा गया है कि गार्गी और मैत्रेय, वेदत्राई और कुछ विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने क्या हायर एजुकेशन यानी को उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी थी। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे इनके समाज में स्त्री शिक्षा निषेध थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं द टाइप ऑफ हिंदू मैरिजेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो विवाह के प्रकार मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हम विवाह के प्रकार कितने हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह और चौथा है प्रजापति विवाह, 5वां है गंधर्व विवाह, 6ठा है असुर विवाह, 7वां है राक्षस विवाह, 8वां है पैशाच विवाह। तो फ्रेंड्स देखिए विवाह पहले में क्या बोला गया है। ब्रह्म विवाह में बोला गया है गिविंग टू द गर्ल टू अ मैन विथ अ डाउरी। इसमें क्या था, एक ब्राह्म विवाह, ये जो गर्ल का पिता था, जो पुत्री का जो पिता था, वो अपने कन्या का विवाह एक श्रेष्ठ विधान से कर देता था। डॉरी कुछ उपहार देके, बदले में कुछ उपहार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता था। उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह इसको श्रेष्ठ विवाह भी कहते हैं। दूसरा था दैव विवाह। दैव विवाह के बारे में क्या बताया गया, गिविंग टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो प्रीस्ट, जो पुजारी उस यज्ञ को करा रहा, एक इसमें क्या था, जो कन्या का पिता था वो एक यज्ञ का आयोजन करता था और जो पुरोहित उस यज्ञ को कराता था उसे ही अपनी पुत्री से विवाह करा देता था। तो ये दैव विवाह था कि जो पुरोहित उनका यज्ञ आयोजन कराता था उसी से अपनी पुत्री का वो विवाह कर देते थे। तीसरा था आर्ष विवाह, इसको ब्रह्म विवाह भी कहते हैं, ब्राह्म विवाह या फिर आर्ष विवाह कहेंगे। गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइज। तो इसमें क्या था, कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक गाय और एक बैल प्राप्त करता था और अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। तो कुछ ब्राइड के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करता था, वह गाय और एक बैल का जोड़ा प्राप्त करता था और अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से कर देता था जिससे वो गाय और बैल का जोड़ा लेता था। चौथी है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि गिविंग द गर्ल्स टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग। अब इसमें क्या था, कन्या का पिता एक वर का चयन करता था और आमंत्रित करता था उसको और विधि विधान से अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। 5वां है फ्रेंड्स गंधर्व विवाह। इसको लव मैरिज, प्रेम विवाह भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको स्वयंवर विवाह भी कहते हैं। तो वो गंधर्व विवाह था। 6ठा है असुर विवाह, मैरिड विथ परचेज। इसमें क्या है कि जो राक्षस विवाह है इसमें बल द्वारा किया गया विवाह राक्षस विवाह कहते हैं। इसे क्षत्रिय विवाह की भी संज्ञा दी जाती है। राक्षस विवाह को हमने पढ़ लिया। पैशाच विवाह, डॉटर डिफीटेड किंग ऑफ, किडनैप कर। इसमें क्या था, किडनैप करके राक्षस विवाह, किसी को जबरदस्ती पकड़ के किडनैप करके उसकी बेटी से शादी करी जाती थी। पैशाच में क्या है, आफ्टर सेड्यूसिंग, ये सबसे निम्न क्वालिटी का विवाह माना जाता है पैशाच विवाह। इसमें क्या था, जो कन्या असहाय हो या अपहरण के बाद उससे जोर जबरदस्ती से जो विवाह किया जाता था वो पैशाच विवाह था। इसे सबसे निम्न कोटि का विवाह मानते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आपने विवाह के बारे में ज़रूर आज कुछ नया सीखा होगा। इतने प्रकार के विवाह उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए कुछ और विवाह के भी प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनुलोम विवाह के बारे में बताया गया है। अनुलोम विवाह कौन सा विवाह था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से। देखिए फ्रेंड्स अनुलोम विवाह कौन सा था, द मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम अपर क्लास। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, जो मैरिज थी, जो दूल्हा था वो अपर क्लास का होता था, अर्थात जो वर था वो अपर क्लास का होता था अनुलोम में, और जो ब्राइड जो दुल्हन थी वो लोअर कास्ट की होती थी। तो यहाँ पे देखिए अनुलोम विवाह में क्या है, जो लड़का है वो उच्च वर्ण का है और जो लड़की है वो निम्न वर्ण से बिलोंग करती थे। जो ऐसा विवाह करते थे, लड़का उच्च वर्ग का और कन्या निम्न वर्ग की, ऐसे जो विवाह होते भी थे, वैसे तो निषेध था, परंतु जो लोग ऐसे करते थे उनको अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह क्या थे, इसके अब जस्ट अपोजिट था कि जो लड़का यहाँ पे क्या, जो ब्राइड है, जो दुल्हन है वो अपर कास्ट की है, यहाँ पे अपर कास्ट होगा फ्रेंड्स। जो यहाँ पे दुल्हन है वो अपर कास्ट की होगी और जो ब्राइड दोनों ही जगह हो गया क्या। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ग्रूम आएगा कि जो ग्रूम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे आप बस इतना समझिए फ्रेंड्स कि ये इसका अपोजिट होता है। अनुलोम विवाह में क्या है कि जो लड़का होगा वो उच्च वर्ण का होता है और प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण की होती है, लड़का निम्न वर्ण का होता है। तो ये इसका एकदम अपोजिट है फ्रेंड्स। बस आप अनुलोम विवाह याद करिएगा, प्रतिलोम उसका जस्ट उल्टा है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम 16 संस्कार के बारे में। 16 कौन कौन से संस्कार थे। पहला जैसे गर्भधान, दूसरा है पुंसवन, सीमांत, उन्नयन, चौथा है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तना, विवाह, वानप्रस्थ और अंत्येष्टि। ये हिंदू धर्म के 16 संस्कार हैं जिनका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला। पहला कैसे गर्भधारण हुआ, पुंसवन, सीमांत नयन, उनका फिर जात कर्म, जात नामकरण किया जाता है, फिर बाहर निकालते हैं, अन्नप्राशन कराते हैं, चूड़ा कर्म, उनका कर्ण छेदन होता है, फिर विद्या के लिए जाते हैं, विद्या आरंभ होती है, अध्यापन का कार्य, उपनयन करते हैं, वेदों का आरंभ शुरू होता है तो वेदारंभ कहलाते हैं, विवाह हो जाएगा फिर फ्रेंड, और फिर धीरे धीरे ये देखिए ये गृहस्थ जीवन है, फिर ये वानप्रस्थ जीवन में चले जाएंगे और फिर यहाँ से अंत्येष्टि। तो चलिए फ्रेंड्स 16 संस्कारों के बारे में हमने जाना, विवाह के प्रकार के बारे में जाना, और देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स मैं शायद एक बात बताना भूल गई आपको कि विवाह के प्रकार के हमको किस में बताया गया। तो विवाह के प्रकारों के बारे में जो 8 प्रकार मिलते हैं वो ग्रह सूत्रों में इनका वर्णन मिलता है। विवाह के प्रकार के बारे में ग्रह सूत्रों में जानकारी दी गई है। अब फ्रेंड्स हम इनका रिलीजियस देखेंगे, धार्मिक जीवन क्या था। ये उत्तर वैदिक काल का है। द अर्लियर डिविन इंद्रा वर द रिलेटेड इनटू बैकग्राउंड। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, जो इंद्र थे प्रजापति क्रिएटर, यहाँ पे इंद्र प्रजापति को यूनिवर्स मेकर माना गया है। प्रजापति ने यूनिवर्स दुनिया बनाई है। नोन एज ब्रह्मा, बाद में इनको ब्रह्मा कहा गया। विष्णु क्या थे, गॉड ऑफ आर्यन के गॉड विष्णु थे। रुद्र थे गॉड ऑफ एनिमल्स। लेट विद शिवा, इनको बाद में शिवा माना गया। नाउ प्रजापति बिकेम सुप्रीम गॉड। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या था कि प्रजापति यहाँ पे सुप्रीम गॉड थे, इनको ही प्रकृति का निर्माण करता माना गया। किसको, प्रजापति को। और विष्णु क्या थे, ये आर्यन के ईश्वर थे। आर्यन के ईश्वरी पूजनी जो ईश्वर थे वो विष्णु थे। रुद्रा को इन्होंने
एनिमल पशुओं को देवता माना है। बाद में इनकी पहचान इन्होंने शिव जी से करी है। और प्रजापति क्या हो गए थे, वहाँ पे सुप्रीम गॉड बन गए थे प्रजापति। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ईश्वर को बढ़ावा देखने को मिलता है, या फिर कहे एक ईश्वरवाद को बढ़ावा ये लोग देते हैं। प्रजापति हमने बात कर ही ली यहाँ पे इम्पोर्टेंस से, प्रजापति यहाँ के प्रमुख देवता थे। और यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्र की महत्ता को घटते हुए देखा गया, जो कि ऋग वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट रखते थे, जो महत्व रखते थे वो इंद्र थे। और लेटर वैदिक आते आते यहाँ पे प्रजापति इनकी इम्पोर्टेंस देवता हो गए। यहाँ पे फ्रेंड्स हम साथ ही साथ जो प्रजापति थे और रुद्र और विष्णु, इन तीनों को, प्रजापति, विष्णु और रुद्र को, इन तीनों देवताओं को यहाँ पे त्रिदेव कहा गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि त्रिदेव में कौन कौन से देव आते हैं, तो आप याद रखेंगे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, तीनों को त्रिवेद कहा गया है। त्रिवेद आप वैसे मत याद रखिए कि तीन वेद, ये त्रिवेद प्रजापति, विष्णु और रुद्र से रिलेटेड है। वहाँ पे वेद त्राई था, तीनों वेद त्राई कहलाते थे। यहाँ पे 3 ईश्वर हैं। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा आज के लेक्चर से। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे कौन सेक्रीफाइसेस थे, कौन कौन से कर्मकांड होते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कर्मकांड के रूप में यहाँ पे यज्ञ वगैरह देखने को मिलते हैं। यज्ञ क्या था, एक लघु यज्ञ होते थे और महायज्ञ होते थे। लघु यज्ञ क्या थे, ये सिंपल फॉर्म थे, सिंपल ये प्राइवेट सैक्रिफाइसेस लोग अपने ही घर में या फिर सिंपल रूप से, सरल रूप से, विधि विधान से ये कर लिए थे। सरल और साधारण रूप से जो करे जाते थे वो लघु थे। और महाकाव्य में ये ग्रैंड या तो रॉयल, जो राजा महाराजा वगैरह कराते थे, जैसे राजसूय यज्ञ राजा लोग कराते थे, वो राजसूय यज्ञ ये महान बड़े यज्ञ होते थे। वांछनीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये सारे बड़े होते थे। जैसे अग्निष्टोम ये 5 दिन चलता था, ये अग्नि देवता से रिलेटेड था। अश्वमेध यज्ञ में ये राज्य विस्तार के लिए करते थे। इसमें क्या करते थे, राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करते थे। राजा अपने नाम का घोड़ा छोड़ देते थे और जिस टेरिटरी में वो जिसमें गया वो राजा की टेरिटरी हो जाती थी, अर्थात वो राजा से के किंगडम से जुड़ जाती थी। अगर इसमें किसी को आपत्ति होती थी तो उसको राजा के साथ युद्ध लड़ना पड़ता था। ये कुछ इम्पोर्टेंस उत्तर वैदिक काल के युद्ध थे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे 12 उत्तर वैदिक काल में 12 रत्नीस के भी उदाहरण मिलते हैं। रत्नीस क्या थे, जैसे पुरोहित ये प्रीस्ट थे। महिषी कौन थी, वो क्वीन को महिषी कहते थे। युवराज कौन थे, तो काउन प्रिंस, राजा के बाद जो गद्दी संभालेंगे युवराज या फिर राजा का पुत्र। सारथी ये रथ चलाते थे। सेनानी मैंने फ्रेंड्स पहले बात करी थी इसकी, सेनानी कौन थे, द जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी। ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज। और ये क्या है, साटा ये गेटमैन था, गेट कीपर। 8वां है संघित्री, इसको ट्रेजरी, ये लोग ट्रेजरी को कहेंगे कि जो खजाने वगैरह की देख रेख करते थे या जो उसका। और ये है भागदूधा, ये कलेक्शन ऑफ टैक्स, जो टैक्स का कलेक्शन करता था। अक्षपापा ये कुरियर्स थे। पलागला फ्रेंड ऑफ किंग को पलागला कहते थे। और गोविकारता ये हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था। तो ये फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि जैसे उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क को लोहा कहते थे। श्याम अयस्क को लोहा कहते थे। लोहित को फ्रेंड्स ये लोग तांबा कहते थे। लोहित को तांबा कहते थे। अयस्क को फ्रेंड्स कांसा कहते थे।
और हिरण्य को फ्रेंड्स सोना, और रुक्क को चांदी। तो ये फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल के कुछ नाम है। जो श्याम अयस लोहे को कहते थे, लोहित तांबे को कहते थे, अयस कांसे को कहते थे, हिरण सोने को और रुक्क चांदी को कहते थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने लास्ट तक लेक्चर को देखा और इन्जॉय किया होगा फ्रेंड्स। कीप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए जिससे कि उनको भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, गुड डे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।